पाए थे सुबह इतना नहीं, ये नहीं कराया था। आउटब्रीथिंग डिवाइसेस नहीं कराए थे ना? हो गया था। क्या क्या पढ़ाया था उसमें? उसमें टाइप्स भी पढ़ा दिए, उसके बारे में पढ़ा दिए, सारे टाइप्स होते हैं। कैसे रीड कराओ, रफली बताओ क्या क्या पढ़ा था उसमें? टाइप्स ऑफ आउटब्रीथिंग डिवाइस, क्या थे? हाइपोगैमी और यूनिसेक्स फ्लावर और सेल्फ इनफर्टिलिटी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था? हाँ, हमें ये पढ़ाया नहीं है इसमें? यही तो सुनाना है, डिस्क टाइप, री बैगिंग, ये सब ही पढ़ाना है। ये नहीं पढ़ाया ना, हेट्रोस्टाइली, डिक्लाइनिंग, सब नहीं पढ़ाया ना मैंने? अच्छा, सेल्फ ब्लीडिंग, एक मिनट अपने नोट दिखाना इसके कितना उसमें। ये प्रोटोटाइपिंग प्रोटोकाइनिंग पढ़ा है? हाँ, ये पढ़ा दिया था बस इतना। चलो, हाइपोगैमी पढ़ाया था ना? क्या था हाइपोगैमी बताओ? तो स्टिग्मा थे, वो अलग अलग पोजीशन पे थे, है ना? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ा दिया था कि पॉलन ग्रेन कंपैटिबल ही नहीं है फर्दर जर्मिनेशन के, है ना? तो इसमें फिलहाल इतना ही है। अब स्टार्ट करते हैं पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन। ये पढ़ा था कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करा रहे हैं? प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए। मुझे से याद है हमने ओरली ये समझाया था कल, बस लिखवाया नहीं था, पर मैंने रीड करवाया था, मुझे याद है। ये बैगिंग बताया था? नहीं बताया था बैगिंग, और वो भी नहीं बताया था एंथर रिमूवल, नहीं बताया था नहीं सब। चलो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी में पढ़ेंगे हम, इसी में आ जाएगा सारी चीजें। हेडिंग डालिए पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन, इसी में बैगिंग वगैरह आ जाएगा। पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन, अब आप सबको स्ट्रक्चर्स याद है पूरे? स्ट्रक्चर याद है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते वो याद है अच्छे से? मेल क्या कहते हैं बताओ जल्दी से, उसके दो पार्ट्स। एंथर और फिलामेंट। हाँ, और फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना? अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एंथर में जो पॉलन ग्रेन बन रहा है वो फीमेल जो हमारा एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा, है ना?
का एंथर से एम्ब्रियो सैक तक किस तरीके से हमारा मेल गैमेटोफाइट पाएगा, ठीक है। हेंडा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, दो स्लाइड खोल लेते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वर्ड्स आपको क्या समझ में आ रहा है, किसकी बात हो रही है? पॉलन ग्रेन जो कि मेल पार्ट है, मेल से आ रहा है, और पिस्टल फीमेल के साथ इसका इंटरेक्शन कैसे होगा, कब ये एक्सेप्ट होगा, कब ये रिजेक्ट होगा, कब ये आगे जाकर फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो लिखिए, सबसे पहले देखो, जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन क्या था सुनाया? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, पॉलिनेशन क्या था शिवांश? है ना, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक आना जो कि फीमेल पार्ट है, इसको कहते हैं। अब इसका ट्रांसफर जो है, पॉलिनेशन इज नॉट इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन अगर हो गया तो जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन होगा, राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा। जब हमारा फीमेल उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा तभी आगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर पॉलिनेशन हो गया है तो अब फर्टिलाइजेशन भी हो गया, नहीं। इट डिपेंड्स कि फीमेल उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। तो पॉलन ग्रेन हमें गारंटी नहीं बता रहा कि फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन आर टू डिफरेंट थिंग। तो लिखिए, pollination does not guarantee transfer of right type of pollen, transfer of right type of pollen। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आता है, pollination does not always ensure fertilization because pollen that land on stigma may not be compatible। क्यों? क्योंकि मे बी पॉलन जो आया है स्टिग्मा पे, पॉलन ऑन स्टिग्मा किस वजह से आया है? पॉलिनेशन की वजह से, इज नॉट कंपैटिबल। समझिएगा, फिर से समझा रही हूं। अगर एक पॉलन ग्रेन फीमेल तक आ गया, फीमेल पार्ट तक, पर जरूरी नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन करे, आगे चल के सीड वीड बने। क्यों? क्योंकि जब फीमेल को, स्टिग्मा को लगेगा कि जो पॉलन ग्रेन आया ये मेरे ही टाइप का है, वो पॉलन ग्रेन है जो मुझे चाहिए है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ही आगे चल के फर्दर प्रोसेस होगी, नहीं तो वहीं पे स्टॉप। समझ में आया? तो पॉलिनेशन डज नॉट इंश्योर फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं है फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है कि जिससे वो पॉलन ग्रेन आया है। अब आगे क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगी? हमारी पिस्टल, हमारा स्टिग्मा फीमेल पार्ट का, कि ये हमारा, अगर ये उसकी ओन टाइप हो, उसी टाइप का हुआ तो आगे की प्रोसेस होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ में आया? तो क्यों ये हुआ? क्योंकि मे बी कंपैटिबिलिटी इशू है। अगर कंपैटिबल होता तो फर्दर चीजें आगे बढ़ती, ठीक है। अब कंपैटिबल पॉलन फिर कौन सा होगा? ये तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपैटिबल पॉलन किसको कहेंगे? कंपैटिबल पॉलन ऐसा पॉलन जो कि जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन करा सके। पॉलन दैट जर्मिनेट
stigma and fertilize the ovule। तो भाई कंपैटिबल पॉलन वो पॉलन है, ऐसा पॉलन जो कि क्या कर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट मतलब फर्दर ग्रो कर सकता है और ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ऐसा पॉलन ग्रेन आया तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो जब कंपैटिबल पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि वो पॉलन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट मतलब फर्दर ग्रो करेगा, आगे की इवेंट्स कराएगा रिप्रोडक्शन की। पर अगर इनकम्पैटिबल हुआ तो ना तो वो जर्मिनेट करेगा, ना ही वो ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? सारे स्टेप हम समझते हुए चलेंगे ताकि एंड में ऐसा नहीं हो कि समझ नहीं आ रहा। जैसे कि हिबिस्कस पेड़ का पॉलन ग्रेन आया तो वो हिबिस्कस को ही क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन करा सकता है। रोज का पॉलन ग्रेन आगे क्या हिबिस्कस में फर्टिलाइजेशन करा सकता है? सनफ्लावर का क्या रोज को करा सकता है? नहीं। अगर रोज का पॉलन ग्रेन आके रोज के स्टिग्मा पे आया तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि पॉलिनेशन ऐसा तो नहीं होता है हमारे जो इंसेक्ट्स या जो भी बायोटिक फैक्टर जो पॉलिनेशन करा रहे हैं उनको ये तो नहीं पता ना कि मैं रोज से अभी नेक्टर ली अब मैं दूसरे रोज पे ही लैंड करूंगी। नहीं, वो तो कहीं भी लैंड कर सकते हैं, वो सनफ्लावर पे लैंड कर सकते हैं, वो लोटस पे लैंड कर सकते हैं, वो किसी और फ्लावर पे लैंड कर सकते हैं। तो चांसेस क्या होती है, इसलिए क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, उनको नहीं पता है कि कहाँ उनको जाना है नेक्स्ट। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी तभी होगी जब राइट पॉलन ग्रेन एक ही स्पीशीज के एंथर से उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पर जा रहा है, कंपैटिबिलिटी होगी, फिर आगे फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां से जो मेन वर्ड आया हमारा वो आया है कंपैटिबल पॉलन, जो क्या कराएगा आगे चल के, फर्टिलाइजेशन। अक्सर गलत टाइप का पॉलन जो कि उसको बिलोंग नहीं करता स्टिग्मा पे आ सकता है ना, कि विंड के वजह से, वाटर के वजह से या किसी इंसेक्ट के वजह से भी। तो इसीलिए कहा जाता है स्टिग्मा रिसीव्स मिक्स्ड पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा कैसे पॉलन ग्रेन रिसीव करता है? स्टिग्मा रिसीव मिक्स्ड पॉलन ग्रेन, मिक्स्ड पॉलन ग्रेन through different agents, through different agents। जैसे क्या हो सकते हैं? विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। समझ में आया यहां तक के पॉइंट्स? अब जरूरी नहीं है कि जब दूसरे ही स्पीशीज का वो या दूसरे ही किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन आए वो उसके एंथर के पास तो ही इनकम्पैटिबिलिटी हो। मैंने आपको कल बताया था बहुत सारे प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबल रहते हैं, कि अगर सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पे आया तो वो उसको, मैं स्पीशीज की बात नहीं कर रही हूँ, टाइप की बात कर रही हूँ। कल हमने इसमें पढ़ा था ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपने ही पेड़ के पॉलन ग्रेन के कंपैटिबल नहीं होते। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, लिखिए इसने। रुको एक मिनट, आप एक हेडिंग ऐसे लिखिए इसमें, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होगा, सम प्लांट्स इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो जेनेटिकली ब्लॉक्ड है, जेनेटिकली
मतलब अलाउड ही नहीं है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, जेनेटिकली ब्लॉक्ड है। तो इसलिए यहां पर क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल लिखिए, ऐसे पेड़ जिसमें सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, वो है पेट्यूनिया, पेट्यूनिया। ब्रेसिका, ब्रेसिका, ये दो प्लांट है। अगर इन्हीं पेड़ का पॉलन ग्रेन आएगा तो ये क्या होंगे, ब्लॉक कर देंगे और फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे। अब इतनी देर से हम ये बात कर रहे हैं कंपैटिबल इनकम्पैटिबल, अब ये कैसे पता है? एक्चुअली पिस्टल के पास ये एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की। तो पॉइंट लिखिए, पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलन। जो पिस्टल होता है, पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, जब पॉलन ग्रेन पिस्टल के स्टिग्मा में आता है तो यहां उसको समझ में आ जाता है कि ये मेरा है, सेल्फ है कि नहीं है, फर्टिलाइजेशन होना है कि नहीं होना, ठीक है। तो फीमेल के पास ये फैसिलिटी रहती है, ये क्या कहते हैं, उसके पास खूबी रहती है कि वो समझ जाती है कि ये मेरे को बिलोंग करता है पॉलन ग्रेन की नहीं करता, ठीक है। अब कैसे पहचानता है, लिखिए, रिकॉग्निशन अकर थ्रू, ये रिकॉग्निशन जो है, रिकॉग्निशन occur through chemicals, recognition occur through chemicals and molecular signals। ये जो वो पहचानती है कि मेरे लिए कंपैटिबल है कि नहीं, किसके थ्रू होता है, अलग अलग केमिकल्स एंड मॉलिक्यूलर सिग्नल्स के थ्रू फीमेल को समझ में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस रिकॉग्निशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे पॉलन रिकॉग्निशन। तो पॉलन रिकॉग्निशन कौन करता है, पिस्टिल करता है, थ्रू केमिकल एंड मॉलिक्यूलर। अब ये पॉलन को अगर समझ में आएगा कि पॉलन इज कंपैटिबल, अगर पॉलन कंपैटिबल है तो ये इसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट। और अगर लगेगा पॉलन इनकम्पैटिबल है तो ये इसको क्या कर देगी, रिजेक्ट, ठीक है, समझ में आया। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब अगर एक्सेप्ट हो गया पॉलन, चले आगे। अब हुआ पॉलन एक्सेप्टेड बाय पिस्टिल, पॉलन को पिस्टिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये कंपैटिबल है। इसके बाद क्या होगा, पॉलन हाइड्रेट and germinate on स्टिग्मा के ऊपर, फिर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, स्टिग्मा के ऊपर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली होगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या बनेगा फिर, पॉलन ट्यूब बनेगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब।
तक समझ में आया? अब पहले कुछ पॉइंट्स लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, pollen pistil interaction क्या लिखिए? लैंडिंग ऑफ pollen grain on pistil, landing of pollen grain on pistil and reaching to ovule is called pollen pistil interaction. तो pollen grain का स्टिग्मा पे आना, एक्सेप्ट होने के बाद ओव्यूल तक पहुंचना क्या कहलाता है? pollen और pistil का इंटरेक्शन। इसके अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं? इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक आने से लेकर इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, until pollen tube enter ovule is pollen pistil interaction. Until pollen tube enter ovule is pollen pistil इंट्रैक्शन। मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक आना, फिर एक्सेप्ट होना और फिर ओव्यूल तक पहुंचना, ये सारे ही इवेंट्स क्या कहलाते हैं? बोलो तुम लोग, क्या कहलाते हैं? चलो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या नहीं लिखा? इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर ओव्यूल इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ये दोनों लाइन खुद से पढ़ो एक बार और समझो। जब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ आप लोग इसको समझिए।
चलिए अब स्टेप्स इस जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है इसके हम एक एक स्टेप और उसके डायग्राम देखते जाएंगे। पहला स्टेप लिखिए पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, इसके स्टेप्स। सबसे क्या पहले क्या हो रहा है लिखिए पॉलिनेशन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ होगा सबसे पहले होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ये सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। सेकंड लिखिए रिकॉग्निशन बाय स्टिग्मा। सेकंड क्या है, रिकॉग्निशन बाय स्टिग्मा। रिकॉग्निशन बाय स्टिग्मा किसके थ्रू होगा ये, रिकॉग्निशन किसके थ्रू होगा, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू, है ना, केमिकल्स के थ्रू होगा ना। क्या सब बोल रही थी शनाया तुम, कैसे समझेगी ये पिस्टल, कैसे समझेगी, है ना, बताया था ना मैंने। चलिए इसके बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू, इसके से दो चीजें हो जाएंगी, या तो रिजेक्ट हो जाएगा या तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अगर एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर हम लेके चलेंगे एक्सेप्ट वाला केस। एक्सेप्ट होने के बाद होगा हाइड्रेशन ऑफ पोलन। थर्ड होगा हाइड्रेशन ऑफ पोलन। एक्सेप्ट अगर हो गया इसके बाद पोलन ग्रेन हाइड्रेट होगा। कैसे होगा लिखिए, स्टिग्मा एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। हाइड्रेशन में क्या होगा, स्टिग्मा एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, stigma absorb water and nutrient, then the pollen grain hydrate and become active। समझ में आया, एक्सेप्ट होने के बाद pollen grain एक्टिव होगा, pollen grain hydrates and become active। इसके बाद होगा हाइड्रेशन के बाद, हाइड्रेशन के बाद होगा जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। इसके बाद क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जर्मिनेशन में क्या होगा लिखिए, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब, pollen grain germinate on stigma and pollen tube emerges through germ pore। इसमें क्या होगा, pollen tube emerges through germ pore। germ pore क्या होता है बताओ, जब वो जिसपे मतलब कंटिन्यूस वो नहीं होती तो उसकी जगह होती है, उसको जर्म पोर कहते हैं। सब सही बोल रहे, पर उसकी तिसकी मेरी तेरी क्या कर रही है, पोलन सैक, पोलन ग्रेन में कौन सी कवरिंग पे, इसका नाम एग्जाम पे किसकी बनी होती है वो, स्पोरोपोलिनिन की, है ना। जिस जगह पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है उसको हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जर्मिनेशन पोलन ग्रेन का कैसे होगा, कहां से होगा, पोलन ट्यूब, एक ट्यूब स्टार्ट होगी, बाहर निकलेगी पोलन ग्रेन से, किस जगह से, जर्म पोर से। और पोलन ट्यूब ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। पोलन ट्यूब किससे बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट, पोलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल होती है पोलन ग्रेन में, वेजिटेटिव जनरेटिव। पोलन ट्यूब ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, और पोलन ट्यूब निकलती कहां से है, जर्म पोर से। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। चलिए अब ये पोलन ट्यूब यहाँ देखिए जर्म पोर की तरफ से निकलेगी और इस तरीके से ये ग्रो होके आएगी हमारे स्टाइल वाले एरिया में। ठीक है, कहाँ आएगी, स्टाइल वाले एरिया में,
यहाँ पे हमारी जनरेटिव सेल और आगे हमारी वेजिटेटिव सेल। चलिए, और ये पॉलन ट्यूब में रहती हैं क्या? ये पॉलन ट्यूब, ये वेजिटेटिव से तो ये बन गया। अब पॉलन ट्यूब में रहेगी हमारी दो जनरेटिव सेल। सबसे पहले ये लाइन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। 60% एंजियोस्पर्म pollen grain released in 60% angiosperm pollen grain release in which stage? 2 cell stage. 2 cell stage लिखवाने की जरूरत है, याद रहेगा। चलिए, अब हमारी जो वेजिटेटिव सेल है ना, इसका काम है कि ये जो जनरेटिव सेल थी उसको कायदे से हमारे फीमेल तक लेके जाए, एक तरीके से गाइडेंस का काम है। ठीक है, तो लिखिए, रुको, pollen tube grow through style towards ovary. Pollen tube grow through style towards ovary, and pollen tube carries 2 male gamete. ठीक है, and pollen tubes carry 2 male gamete. Pollen tube carries 2 male gamete. क्या क्या काम है pollen tube का? pollen tube क्या कैरी करके ले जाती है? 2 मेल गैमेट को। अब लिखिए, एंट्री इनटू ओव्यूल, एंट्री इनटू ओव्यूल, इसके बाद होगी एंट्री इनटू ओव्यूल। अब एंट्री कहां से होगी? जो ओव्यूल था, सबसे नीचे वाला पार्ट, इसमें इस पोलन ट्यूब की एंट्री होगी माइक्रोपाइलर एंड से। जो इंट्यूगमेंट से आउटर इनर इंट्यूगमेंट, जहां पर इंट्यूगमेंट नहीं थे वहां पर एक पोर टाइप का था, वो पोर में से ये पोलन ट्यूब अंदर आएगी। तो लिखिए, पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। अब इस एंट्री को क्या कहते हैं? प्रोगैमी। एंट्री इनटू ओव्यूल किसके थ्रू? थ्रू माइक्रोपाइल, known as, this is known as porogamy. पोरोगैमी, याद रखना पोरोगैमी क्या है? पोलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंट्री थ्रू माइक्रोपोर इज कॉल्ड पोरोगैमी। अब लिखिए, एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक। इसके बाद क्या होगी? एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक, एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक। अब जब ये एम्ब्रियो सैक, आपको डायग्राम याद आ रहा है? एम्ब्रियो सैक सबसे सेंटर वाला है ना। अब लिखिए, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और क्या न्यूक्लियस थे? 8 न्यूक्लियस, 7 सेल। है ना। सेल्स के नाम क्या क्या थे? 3 सिनेप्टिक सेल, और उन तीनों को मिलके एग apparatus कहते हैं। तुम क्या पढ़ती हो? 2 एग सेल और 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, और उन तीनों को मिला करके एग apparatus कहते हैं। क्या क्या बताओ? 2 सिनेप्टिक सेल और 1 एग सेल, और उन तीनों को मिला के कहते हैं। और फिर बताओ? सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, फिर? न्यूक्लियस सेल। अरे उसके बाद और कौन सी थी? चलाजी लाइन पे कौन सी थी? डायग्राम बना है? देखो जल्दी, बनवाया था ना मैंने।
याद आ गया? चलिए अब लिखिए एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब एंटर तो सिनर्जिट थी उस तरफ पे पॉलन ट्यूब एंटर one of the synergid pollen tube enter one of the synergid ठीक है। इसके बाद रिलीज ऑफ मेल गैमेट, इसके बाद क्या होगा 7 रिलीज ऑफ मेल गैमेट। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट थे, अब लिखिए रिलीज ऑफ मेल गैमेट, लिखिए pollen tube burst and release 2 male gamete into embryo sac. Pollen tube burst and release 2 male gamete into embryo sac. अब लिखिए pollen tube first पीछे पॉइंट करके लिख लो pollen tube first reach synergid cell, pollen tube first reach synergid cell, pollen tube first reach synergid cell through micropylar end and there filiform apparatus is present. याद आया synergid पे क्या present है and there filiform apparatus is present. Further, it will guide entry of pollen tube inside. Further, it will guide entry of pollen tube inside embryo sac. अब pollen tube का काम खत्म है ना, यहां तक जो हमारी मेल गैमेट थे स्टिग्मा से लेके ओव्यूल तक सिनर्जिड तक पहुंचाने का काम किसका था, यहाँ पर हमारे pollen tube का, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल गाइड करेगी। इसके बाद फिलीफॉर्म apparatus फर्दर एम्ब्रियो सैक के अंदर इसको गाइड करेगा मेल गैमेट को, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पहला गाइडेंस कौन कर रहा है, वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बना रही है, पॉलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है ये सिनर्जिड तक, ओव्यूल में एंट्री हो गई, ओव्यूल के बाद सिनर्जिड में जब ये पहुंच गया इसके बाद इसका काम खत्म पॉलन ट्यूब का वेजिटेटिव सेल का, और अब आगे गाइडेंस कौन करेगा, फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस degenerate when pollen tube reach embryo sac through micropylar end. अब यहाँ हमारा न्यूक्लियस जो रहता है डीजेनरेट हो जाता है जब ये कहाँ पहुंच गया, सिनर्जिड तक। वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजेनरेट व्हेन pollen tube reach synergid. ठीक है, अब यहां डीजेनरेट होने के बाद लिखिए क्या होगा, अब क्या बच रहा है, वेजिटेटिव चला गया, अब पॉलन ग्रेन में क्या क्या था याद करो, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, और क्योंकि मैंने बताया 68 पॉइंट हमारा बीच में छूट गया, 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है। तो ये 3 कब हो रहा है, तो लिखिए कब होगा ये, इसके बीच में एक पॉइंट लिख लिए, जब हमारी ये पॉलन ट्यूब एंटर होती है ना, ऐसे ये पॉलन ट्यूब जब एंटर होती है
तो यहाँ पर एक जो हमारी जनरेटिव सेल थी, वेजिटेटिव तो गाइड पोलन ट्यूब बन के गाइड कर रही है, जनरेटिव यहाँ पर डिवाइड होके 2 में बन जाती, तो अब 3 बन गई। तो में 3 सेल स्टेज यहाँ कैसे होती है, जनरेटिव जब ये पोलन ट्यूब में 2 में डिवाइड हो जाती है, मेल गैमेट में, 2 मेल गैमेट में, ठीक है। चलिए तो ये लिख लीजिए, इन पोलन ट्यूब जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ये पूरा मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी, अभी लिख लो, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर से पढ़ाऊंगी का मतलब अभी ध्यान नहीं देना, अभी भी ध्यान देना, तब भी ध्यान देना। अब हमारा हमने बोला कि वेजिटेटिव डिजेनरेट हो गई जैसे ही सिनर्जिट तक पहुंची, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया ना, जिस चीज का जब काम खत्म हो गया। अब पोलन ट्यूब जब जनरेट यहाँ तक आ गई सिनर्जिट तक, अब आगे का काम फिलीफॉर्म एपेटाइज करेंगे। तो वेजिटेटिव खत्म हो गई, तो क्या क्या बचा पोलन ग्रेन में, 2 मेल गैमेट्स बचा। तो लिखिए अब 2 मेल गैमेट लेफ्ट, इसके बाद क्या बचा, 2 मेल गैमेट लेफ्ट, ठीक है। अब ये 2 मेल गैमेट कहां पहुंचते हैं, रीच साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। अभी तक ये सिनर्जिड में पहुंचे हैं, सिनर्जिड सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पहुंचे हमारे मेल गैमेट, ठीक है। अब ये 2 मेल गैमेट के साथ क्या होगा, देखिए, फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल गैमेट, ठीक है। आपको याद है सिनर्जिड के बाद एक एग सेल थी, तो पहला मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ, ठीक है। तो लिखिए फ्यूज विथ एग सेल न्यूक्लियस, पहला गैमेट फ्यूज विथ एग सेल न्यूक्लियस, फर्स्ट फ्यूज विथ एग सेल न्यूक्लियस, और दूसरा वाला सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, सेकेंड जो है फ्यूज विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। समझा दोनों मेल गैमेट ने क्या क्या हुआ, एक ने फ्यूज किया एग सेल के साथ, दूसरे ने फ्यूज किया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। अब यहां देखिए, एक मेल गैमेट हैप्लॉइड था कि डिप्लॉइड, हाँ डिप्लॉइड क्यों रहेगा, इस पे कंफ्यूजन क्यों है, मेल गैमेट क्या था, तो एक मेल गैमेट प्लस एग सेल का एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों क्या बन गए, 2n बन गए। इसको हम क्या कहेंगे, सिनगैमी, सिनगैमी, SYNGAMY, सिनगैमी। पहले गैमेट ने क्या किया, एग सेल को फर्टिलाइज किया, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ है देखो, तो एक मेल गैमेट क्या होगा, n कि 2n, और पोलर न्यूक्लियाई क्यों, 2n है ना, 2 न्यूक्लियाई 2n, ये दोनों मिलकर बनाएंगे 3n, ठीक है। तो लिखिए ये 3n बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दोनों मेल गैमेट ने क्या क्या काम किया, समझ में आया, हाँ। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3n मिल रहा है, ट्रिपल फ्यूजन 3n कंडीशन हमें देखने मिल रही है। तो अब समझना है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज कर गया और हुआ सिनगैमी, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर गया और बना 3n की कंडीशन, इसलिए फर्टिलाइजेशन 2 बार, और हमको इसमें ट्रिपल फ्यूजन 3 मिलना, फ्यूज होना मिल रहा है, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं इन एंजियोस्पर्म वी सी डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल। समझ में आया। अब ये तो सिनगैमी हो गया, ये आगे चल गया हमारा जाइगोट वगैरह बनाएगा, ये क्या करता है, दोनों चीज हम पढ़ेंगे। पहले तो यहाँ तक आपको समझ में आया,
एक बार इसको रिवाइज करेंगे जल्दी से। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमारा पॉलन ग्रेन के ऊपर आया, सॉरी स्टिग्मा के ऊपर आया पॉलन ग्रेन। अब देखिएगा एक चीज और यहाँ आपको बतानी है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, ऐसी कुछ कंडीशन रहती है, स्टिग्मा है, इस पे अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन आते हैं, ठीक है। अब सबनी पॉलन ट्यूब बनाएंगे, जो कंपैटिबल है वो एक ही पॉलन ट्यूब बनाएगा, बाकी यही रुक जाएंगे, ठीक है, बाकी यही रुक जाएंगे। सिर्फ ये वाला जो कंपैटिबल है क्या बनाएगा, वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। और कौन बनवाता है पॉलन ट्यूब, वेजिटेटिव सेल। ठीक है। तो अभी समझ में, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल का काम। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन आया पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा हमारे पिस्टल का जो पार्ट है, इसके पास केमिकल्स के थ्रू ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि मुझे कौन से पॉलन ग्रेन को क्या करना है, जर्मिनेट करवाना है, कौन से को नहीं करवाना है, ठीक है। अब ये कब हो सकता है, या तो कोई दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आ गया, या तो ऐसे प्लांट जिसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रहती है उनका पॉलन ग्रेन आ गया। तो इन दोनों ही कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं होगा। जब स्टिग्मा को लगेगा, जब पिस्टल को लगेगा कि ये कंपैटिबल पॉलन ग्रेन आया है, तो वो क्या कराएगी, सबसे पहले उसका हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से पॉलन ग्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, मतलब कि जो हमारा पॉलन पोर है, पोर रहता है, वहां से हमारी पॉलन ट्यूब स्टार्ट होगी बनना, पहुंचेगी स्टाइल में, स्टाइल से कहां तक जाएगी, ओव्यूल तक। और ओव्यूल में किस एंड से अंदर जाती है, माइक्रोपाइलर एंड से। अब इसी ट्यूब में हमारी जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगी 2 मेल गैमेट्स में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन हो गया था, तो ये डिवीजन कहाँ हो रहा है, पॉलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब ओव्यूल में ये माइक्रोपाइलर एंड से ये ट्यूब पहुंच गई। इसके बाद ये जाएगी सिनर्जिट, सिनर्जिट पे आते ही ये वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट हो जाएगी, क्योंकि इसका काम अब फिनिश हो गया है। फर्दर हमारे मेल गैमेट्स को गाइड कौन कर रहा है, जो पहले वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब की हेल्प से कर रही थी, अब कौन करेगा, फिलीफॉर्म apparatus जो सिनर्जिट में प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये पॉलन ग्रेन सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में जाती है, वहां पर ये दो मेल गैमेट, एक फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ, दूसरा फ्यूज हो जाता है सेंट्रल सेल के साथ। जब ये एग सेल के साथ फ्यूज होता है मेल गैमेट, तो सिनगैमी देखने मिलती है 2n की कंडीशन। और फिर जब हम सेंट्रल सेल के साथ, जहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई है, उसके साथ जब ये एक मेल गैमेट मिलता है, तो 3n की कंडीशन मिलती है, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स में हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 मेल गैमेट थे, 2 बार वो फर्टिलाइज हो रहे हैं, और 2 बार फर्टिलाइज होने पर 2 बार हमको सीड नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा इन दोनों के साथ, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि 3n की कंडीशन देखने को मिल रही है। कंप्लीट समझ में आया यहाँ तक, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखेंगे फेट ऑफ दीज 2 सिनगैमी और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसके साथ होगा क्या। चले आगे, चलिए अब पहले तो एक पी इसके बारे में, ट्रिपल फ्यूजन जो इसके बारे में लिखिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, है ना, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बोला ना हमारा, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हम सेंट्रल सेल को क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो अब हमारी सेंट्रल सेल क्या बन गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। आगे चल के ये बनाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये आपको डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया।
अभी पूछूंगी तो बता लोगे? चलिए पहली हेडिंग डालिए सिनगैमी। क्या हो रहा है सिनगैमी में? लिखिए सिनगैमी। पोरोगैमी समझ में आना क्या था? पोरोगैमी क्या था? पॉलन ट्यूब का सिनर्जिड सेल में एंटर होना, हमने बताया था ना क्या होता है पोरोगैमी, याद रहेगा? पॉलन ट्यूब का सिनर्जिड सेल में एंट्री इज पोरोगैमी। नहीं लिखा है? क्या लिखा है बताओ जल्दी। Pollen enter ovule थ्रू, microbiome. हाँ, और इन सिनर्जिड लिख लो ब्रैकेट में वहां पर। चलिए सिनगैमी लिखिए। सिनगैमी इज फर्स्ट फ्यूजन। सिनगैमी क्या है? फर्स्ट फ्यूजन। सिनगैमी क्या है? सिनगैमी क्या है हमारा? फर्स्ट फ्यूजन, है ना? किसका किसका चलाया? किसका किसका फ्यूजन? Male gamete और X cell. ठीक है, किसका फ्यूजन? मेल गैमेट का प्लस एग सेल का, इन दोनों का फ्यूजन इज सिनगैमी। और इससे हमारा आगे चल के बनेगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बन गया ये? 2N। तो फर्स्ट फ्यूजन से हमारा क्या बन रहा है? जाइगोट, जो आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, समझ में आया? चलिए हमारा जो ट्रिपल फ्यूजन है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है हमारा? सेकेंड फ्यूजन। सेकेंड फ्यूजन इज ट्रिपल फ्यूजन, जो कि मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई का होता है, बनाते हैं 3N की कंडीशन। पोलर न्यूक्लियाई एंड सेकेंड मेल गैमेट का, और ये मिलकर बनाता है PEN। क्या बनाता है ये? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। PEN के साथ ये लिख लीजिए, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये PEN बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे चल के। यहाँ फ्यूजन के बाद PEN के बाद क्या बनेगा? PC। अब एंडोस्पर्म का फंक्शन लिखिए, क्या होगा एंडोस्पर्म का फंक्शन? ये क्यू बन रहा है, इसका काम क्या है? लिखिए प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो हमारा एंडोस्पर्म बन रहा है, दिस विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है,
क्या आपकी समझ में है इसका काम क्या रहेगा? जो एम्ब्रियो बन रहा है फर्स्ट फ्यूजन से, इसके खाने पीना नरिशमेंट का काम करेगा ये एंडोस्पर्म। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए। ये डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये हमें एंजियोस्पर्म्स में ही देखने मिलता है। दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब फर्टिलाइजेशन के बाद synergid and antipodal cells degenerate after fertilization, क्योंकि अब इनका काम क्या हो गया? खत्म। तो ये क्या हो जाएंगी? तो जब फिर फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, synergid and antipodal degenerate and ultimately disappear. अब हेडिंग डालिए, एक चीज और क्या इसमें पढ़ानी थी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बार इस डायग्राम से भी समझ लीजिए। ये है हमारा फीमेल पार्ट, ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड। अब ये पॉलन ग्रेन है जिसके अंदर मेल गैमेट है और वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। अब देखिए क्या, वेजिटेटिव सेल डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ये आगे बढ़ बढ़ के पॉलन ट्यूब बढ़ाती जाएगी और रास्ता दिखाएगी मेल गैमेट को कि तुम्हें कहाँ आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये याद रखना। कौन गाइड कर रहा है? आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर एक्सेप्ट कर लिया इस पिस्टल ने पॉलन ग्रेन को, तो हमारा वेजिटेटिव सेल डायरेक्ट कर रही है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को। मेल गैमेट ट्रेवल टुवर्ड्स द ओव्यूल वाया पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब के थ्रू ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। मेल गैमेट एंटर एम्ब्रियो सैक थ्रू दी माइक्रोपाइलर एंड। अब ये आया बन के माइक्रोपाइलर एंड से ये एम्ब्रियो सैक में एंटर हो रहा है, ठीक है। ये आपको दिखाया उन्होंने, इस तरीके से ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर हो रहा है। अब इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट होगा, इट टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक। तो ये फ्यूजन कहाँ हो रहा है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। फिलीफोम apparatus प्रेजेंट रहता है जो माइक्रो सिनर्जिड सेल में, आगे गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना। ये हमने बताया आपको। पॉलन ट्यूब बर्स्ट, यहाँ के पॉलन ट्यूब क्या हो गई? इसका काम क्योंकि खत्म हो गया। इट ओपन्स इनटू एम्ब्रियो सैक एंड रिलीज मेल गैमेट। और यहाँ वो बर्स्ट होने का, जिसने क्या रिलीज कर दिया? मेल synergid cell into which the male gamete open is destroyed, whereas the other one remains in. अब जिसमें मेल गैमेट आया था वो synergid cell डिस्ट्रॉय हो जाती है, दूसरी वाली रहती है। यहाँ तक सुन रहे हैं? अब आगे देखिए, अब क्या हो रहा है? मेल गैमेट मूव टू द पोलर न्यूक्लियाई एंड एक्सेल। अब यहाँ से मेल गैमेट एक जा रहा है पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, एक एक्सेल की तरफ।
synergid cell that remain unaffected gets deactivated. अब दूसरी वाली भी क्या हो गई, deactivate. Thus stop the growth of the pollen tube. अब जब दोनों सिनर्जित ही डीएक्टिवेट होगी तो पोलन ट्यूब आगे ग्रो नहीं होगा. One of the male gamete fuse with the egg cell and other fuse with the syngamy and ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि एक मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज कर रहा है और जाइगोट बना रहा है, और दूसरा फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और फॉर्म कर रहा है एंडोस्पर्म. वेरी इंपॉर्टेंट, एक जाइगोट एक एंडोस्पर्म. जो एग के साथ फ्यूज कर रहा है सिंगैमी के थ्रू वो जाइगोट बना रहा है, जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है वो एंडोस्पर्म बना रहा है ट्रिपल फ्यूजन से. ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ पूरा. ठीक है, चलिए आगे. सिंगैमी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट मतलब एग सेल से. डबल फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिंगैमी. ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि हमने देखा कि क्या मिल रहा था हमको. हाँ, ये तो डबल फर्टिलाइजेशन है. ये ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि हमको दो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट मिलके 3n की कंडीशन बना रहे हैं. पहले क्या बन रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म 10. ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन की. अब हम इस पे आएंगे. हेडिंग डालिए टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्या लिखा है मैंने हेडिंग अभी? ये बच गया, लिख लो. ये लिख लो यार पहले फर्टिलाइजेशन का टाइप. टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब कहां से ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में आ रही है, एंटर कर रही है, इस हिसाब से 3 में डिवाइड किया है. देखिए, फर्टिलाइजेशन बेस्ड ऑन पोलन ट्यूब एंट्री साइट. कहां से ये एंटर हो रही है? एक माइक्रोपाइलर बताया मैंने आपको. अगर पोरोगैमी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पोरोगैमी ये सबसे कॉमन टाइप का फर्टिलाइजेशन है. इसमें क्या होता है? पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. पोरोगैमी जब ये पोलन ट्यूब कहां से एंटर हो रही है? माइक्रोपाइलर एंड से. ये हमको एग्जाम देखने को मिलता है लिली में. पहले देख लो, मैं टाइम दूंगी. फिर चेलाजोगैमी, चेलाजोलैंड नाम से बता रहे, चेलाजो. पोलन ट्यूब पेनिट्रेट्स ओव्यूल थ्रू चलाजल टिश्यूज. चलाजल एंड से जब आता है तो चलाजो. एग्जाम्पल कैस्यूरिना. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मीजोगैमी. जब पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स आउटर मिडल से जब पोलन ट्यूब एंटर हो रहे हैं तो इसको कह रहे हैं मीजोगैमी, मिडिल इंटीग्यूमेंट से. ठीक है, एग्जाम्पल क्यूप्रुपिटा. ठीक है, तीनों देखिए, यहाँ पर पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से एंटर हो रहे हैं, दिख रहा है आपको. अब यहाँ पर कहां से एंटर हो रहे हैं? चलाजल एंड से, और यहाँ माइक्रोपाइलर से. बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ फ्यूजन. पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी. चलिए, इसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दिखाएंगे. ये लिख लो पहले. हो गया?
चले आगे, हो गया पोरोगैमी, फिर उसके चलाजोगैमी है, मीजोगैमी, तीनों कर लिया। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या था बताओ, कल की क्लास में पढ़ा था हमने, प्रीवियस क्लास में। सेल्फ पॉलिसी को प्रिवेंट करता है, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूसली होने की वजह से क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। होनी चाहता था, मैं आउटब्रीडिंग डिवाइस इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, पढ़ाया था मैंने कल क्लास में। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, खोलो वो अपने डिवाइसेस और उसमें देखो क्या। कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, हाँ, और वीक प्रोजेनी हमको देखने को मिलती है ना। अब देखिए हेडिंग डालिए, आपका हो गया। अब हेडिंग डालिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डालिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना क्यों, इसका एम क्या है, तो लिखिए एम, आर्टिफिशियली हम कोई चीज करा रहे हैं तो क्यों करेंगे भाई, इसलिए करेंगे कि हमें ऐसा पेड़ मिले जो हमको चाहिए। मुझे एक ऐसा पेड़ चाहिए जो लंबा रहे, और मुझे एक ऐसा पेड़ चाहिए जो खूब सारे हमको फल फ्रूट यील्ड जिसकी ज्यादा। तो मैं ऐसे दो पेड़ के अंदर ब्रीडिंग कराऊंगी मिला करके कि मुझे दोनों कैरेक्टर मिले, ठीक है। तो एम क्या होगा इसका, मुझे जैसा पेड़ चाहिए उस टाइप के पेड़ के लिए मैं इनको आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करूंगी। तो लिखिए प्लांट ब्रीड, नहीं रुको रुको, breeding done to combine desirable character of two plants. Breeding done to combine desirable character of two plants. दो प्लांट में जो अच्छी चीजें हैं वो हमको एक पेड़ में चाहिए, तो हम उन दोनों के बीच ब्रीडिंग करा देंगे और बनाएंगे ऐसा पेड़ जिसमें ये दोनों ही चीजें हों। और ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बोलिए, लिखिए प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाता है, कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटी, मतलब ऑब्वियसली ऐसी चीज जो बेटर हो वो ज्यादा बिकेगी। हाँ, तो बेटर प्रोडक्ट के लिए हम करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए हम करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया क्यों कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिख लो कैसे कैरेक्टर, जैसे हाई यील्ड, डिजीज रेसिस्टेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट या सीड, कैसे कैरेक्टर के लिए हम करा सकते हैं, जैसे कि हाई यील्ड जो ज्यादा फसल दे, जो ज्यादा प्रोडक्ट दे, हाई वाइल्ड यील्ड। दूसरा ऐसा पेड़ बनाएंगे जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, डिजीज रेजिस्टेंट, और ऐसा पेड़ बनाएंगे जिसमें बेटर क्वालिटी ऑफ फूड या सीड मिले हमको। तो एक्चुअल में हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किस लिए कर रहे हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। समझ में आया तक, क्या नहीं लिखा शिवांश, हाई यील्ड के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड सीड्स के लिए। अब लिखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड टू, it is an important method used in crop improvement program। फसल बेटर बनाने का जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। तो लिखिए
play important role in crop improvement program. Play important role in क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. ठीक है, लिख लिया था. आज हम हाइब्रिड यही पढ़ेंगे. इसके बाद मैं चैप्टर कल करा दूंगी. क्या बचेगा? मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड बचेगी, सीड्स बचेगी बस. ठीक है, चलिए. अब इसमें क्या होता है, डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो चीज हमको नहीं चाहिए वाला पॉलन ग्रेन ना आए, पहले तो वो सेलेक्ट नहीं हो, और दूसरा वो स्टिग्मा तक ना पहुंचे, है ना. तो हम ऐसे पॉलन ग्रेन्स को जो हमको रिक्वायर्ड नहीं, पहले तो हम उसको हटाएंगे, और अगर हटा नहीं तो हम ये प्रिवेंट करेंगे कि वो पॉलन ग्रेन तक ना पहुंचे. तो इनको प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिखिए. During hybridization, only desirable pollen grain should reach stigma. During hybridization, only desired pollen grain should reach stigma. इसको ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? कंट्रोल्ड पॉलिनेशन. ब्रैकेट में लिखिए कंट्रोल्ड पॉलिनेशन. कंट्रोल्ड पॉलिनेशन. फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स. प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन. अब ये दोनों ही टेक्निक्स जो है जिसमें हम पॉलन ग्रेन को कंट्रोल्ड पॉलिनेशन के लिए जो टेक्निक है, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन के तो दो टेक्निक्स हैं, उनका नाम क्या है, लिखिए. पहला है इमैस्क्यूलेशन. पहला है इमैस्क्यूलेशन. तुम लोग बोलोगे तो नींद कम आएगी. इन्वॉल्व ही नहीं हो, बस लिख रहे हो. इमैस्क्यूलेशन. दूसरा बैगिंग. तो पॉलन ग्रेन जो हमको रिक्वायर्ड है वो ही है. इसके लिए दो टेक्निक क्या है? हाँ, अब हेडिंग डालिए इमैस्क्यूलेशन. क्या होता है ये? अब इमैस्कुलेशन जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कौन से फ्लावर? मतलब जिसमें फीमेल एंड मेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है. इसमें क्या करते हैं, लिखिए. एंथर आर रिमूव्ड फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर. एंथर आर रिमूव्ड फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर. जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से क्या रिमूव कर दे रहे हैं? एंथर को हटा दे रहे हैं, मतलब मेल पार्ट को हटा दे रहे हैं. सबसे पहले लिखिए इमैस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर. अब कब किया जाता है? व्हेन इट इज डन बिफोर एंथर डेhiscence. एंथर स्प्लिट ओपन होकर पॉलन ग्रेन को रिलीज करे, उसके पहले हटाना पड़ेगा ना. अगर रिलीज कर दी तो क्या मतलब? डन बिफोर एंथर डेhiscence. डन बिफोर एंथर डेhiscence मतलब बिफोर पॉलन रिलीज हमको एंथर हटा देना है. चलिए, किसके हेल्प से होता है? फोर्सिप्स. ऐसे देखा आपने, वो चिमटा टाइप का रहता है, उसके हेल्प से ये बॉटलिस्ट ये करते हैं. तो लिखिए डन यूजिंग फोर्सिप्स. FORCEPS. फोर्सिप्स. तो नीड के हिसाब से इसकी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. अब बैगिंग क्या होता है, लिखिए. इमैस्कुलेशन समझ में आया? क्या रिमूव कर रहे हैं हम, और कब रिमूव कर रहे हैं? हाँ, पॉलन ग्रेन के रिलीज के पहले. अगर बाद में करोगे तो कोई मतलब है नहीं. अब लिखिए बैगिंग. BAGGING. बैगिंग. इसमें क्या हो रहा है, अपने नाम से बता रहे हैं कि कोई बैग जैसी चीज हम बांध. चलिए. फ्लावर इज कवर्ड विद बैग मेड अप ऑफ बटर पेपर. Flower is covered with bag made up of butter paper
to prevent unwanted pollen contamination. To prevent unwanted pollen contamination. To prevent unwanted pollen contamination. अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखिए सबसे पहले क्या किया, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पहले उसका एंकर हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि हमें वही पॉलन ग्रेन डालना है जिसको जो हमें रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए पहले तो एंकर हटाओ, क्योंकि कोई भी पॉलन ग्रेन चली जाएगी। अब वो हटाने के बाद बैगिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर में ही की जाती है, जिसका एंकर हटा दिया, अब उसके बाद कवर कर दिया फ्लावर को, ताकि हर कोई पॉलन ग्रेन ना आए, जो हमको भेजनी है हम वो ही भेजे। समझ में आया दोनों का मकसद और मतलब। चलिए अब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है इसमें क्या होगा इसके बाद, artificial pollination. देखिए when stigma become receptive, when stigma become receptive, when stigma become receptive, mature pollen grain from male parent are collected. Mature pollen grain from male parent are collected. Mature pollen grain from male parent are collected and dusted on stigma. And dusted on stigma. पहले कलेक्ट किया मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन और किसके ऊपर रिलीज कर दिया, डस्टेड मतलब छिड़क दिया, ऑन स्टिग्मा, डस्टेड ऑन स्टिग्मा। एंड देन फ्लावर इज बैग्ड अगेन, मतलब फिर क्या होगी, देन फ्लावर इज बैग्ड अगेन। इसके ब्रैकेट में लिखिए रीबैगिंग, रीबैगिंग। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड देन रीबैगिंग। समझ में आया? सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम इसलिए करा रहे हैं कि जिस तरीके का हमको पेड़ चाहिए वो ग्रो हो, उसके लिए मुझे जो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है और जो डिजायरेबल फीमेल है वो चाहिए रहेगी। डिजायरेबल पॉलन ग्रेन के लिए हमने सबसे पहले फ्लावर में से मेल पार्ट ही हटा दिया ताकि खुद से पॉलिनेशन ना हो। मेल पार्ट हटाया, इसको कहा इमैस्क्यूलेशन। ठीक है, मैस्क्यूलेशन से आएगा मसल्स मेल टाइप का, उसको हटाना, मेल पार्ट को हटाना इज इमैस्क्यूलेशन। इसके बाद हमने क्या किया, बैगिंग, मतलब उस फ्लावर को कवर कर दिया कि हर कोई पॉलन ग्रेन उस तक ना आ सके। फिर हमने करा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो रिक्वायर्ड, जो हमारा डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है वो डस्ट किया ओवर स्टिग्मा, फिर इसको बांध दिया ताकि और कोई पॉलन ग्रेन ना आए। समझ में आया? इमैस्क्यूलेशन, बैगिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देन रीबैगिंग। समझ में आया पूरे स्टेप्स? चलिए अब ये तो बायसेक्सुअल फ्लावर का केस है, अगर यूनिसेक्स फ्लावर होगा तो क्या हमको इमैस्कुलेशन की जरूरत है? उसमें तो मेल पार्ट ही नहीं रहेगा ना, तो इमैस्कुलेशन की जरूरत इसमें सिर्फ क्या होगा, फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग बिफोर ओपनिंग, ओपन होने से पहले इसको बैग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद एंडोस्पर्म हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। हाँ चलिए, एंडोस्पर्म हमको करना था, सिंगैमी मैंने करा, एंडोस्पर्म नहीं कराया ना अभी। सिंगैमी इसके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के पहले मैंने सिंगैमी कराया है, अब लिखिए एंडोस्पर्म। अब लिखिए एंडोस्पर्म टिश्यू सेल कंटेन रिजर्व फूड। इसमें क्या रहता है, खाना रहता है। एंडोस्पर्म में क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये टॉपिक है एंडोस्पर्म, इसको अच्छे से लिखो। एंडोस्पर्म टिश्यू सेल कंटेन रिजर्व फूड, मतलब ये खाना स्टोर करके रखता है, किसके लिए, जो जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। समझ आया था? अब देखिएगा इसके बाद
डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होगा, सबसे पहले पेन बन रहा है PEN है ना फ्यूजन के बाद। ये कौन सी स्टेज होती है, दीज आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब यहाँ सेल वॉल अभी नहीं रहेगी, जिससे हमने एक बार और पढ़ा था ये फ्री न्यूक्लियर स्टेज जब हम लोग पढ़ रहे थे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, सेल वॉल बनने से पहले फ्री न्यूक्लियर स्टेज मतलब ऐसी स्टेज जिसमें सेल वॉल नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस से डिवाइड होना, अभी सेल वॉल नहीं बनी, ठीक है। तो लिखिए इसको क्या कहते हैं, लिखिए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, एरो बना के लिखो, ड्यूरिंग दिस स्टेज न्यूक्लियर डिवीजन अकर बट नो सेल वॉल फॉर्म, ड्यूरिंग दिस स्टेज न्यूक्लियर डिवीजन अकर बट नो सेल वॉल फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। ये हम लोग 10 की बात करें, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। इसके बाद क्या बनता है, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो यहां पर आप एक चीज लिखिए, इसके बाद हमारा बनेगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एरो बना के लिखिए, इसके बाद क्या बनेगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, अब लिखो इसमें, आफ्टर सम टाइम सेल वॉल स्टार्ट फॉर्मिंग, आफ्टर सम टाइम सेल वॉल स्टार्ट फॉर्मिंग एंड एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। तो हमको एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में 2 स्टेजेस मिली, फ्री न्यूक्लियर स्टेज एंड सेल्यूलर स्टेज। ठीक है, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हमें 2 स्टेजेस मिली, फ्री न्यूक्लियर स्टेज एंड सेल्यूलर स्टेज। इसमें सेल वॉल नहीं बनी है, इसमें सेल वॉल बन गई है। ठीक है, पहले क्या बन रहा है, फ्री न्यूक्लियर स्टेज, ठीक है, पहले सेल वॉल नहीं थी। चलिए इसके बाद लिखिए, अब अलग अलग प्लांट्स में ये फ्री न्यूक्लियर स्टेज अलग अलग होती है, मतलब किसी में शायद 10 न्यूक्लियस हो, किसी में 20 हो, किसी में 15 हो। तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज फ्री न्यूक्लिएटेड स्टेज जो है डिफर करती है। एग्जांपल लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा एनसीईआरटी में दिया है, कोकोनट जो नारियल पानी होता है उसका एग्जांपल दिया है। लिखिए, टेंडर कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर इज एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या हुआ, टेंडर कोकोनट वाटर। टेंडर कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, is free nuclear endosperm, contain thousands of nuclei in liquid form. It contains thousands of nuclei in liquid form. यहाँ तक समझ में आया। तो पेन का एग्जांपल, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर। ये आएगा, इसको स्टार ना लो, ये आता है। ठीक है, अब लिखिए, जो कोकोनट मीट होता है, मतलब जो व्हाइट व्हाइट पार्ट रहता है जो खाते हैं, वो एग्जांपल है सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। तो जो फ्लूइड है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो कोकोनट मीट है दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, चलिए तो लिखिए, व्हाइट kernel, WHIT, white, KERNEL, kernel, white KERNEL, kernel, ब्रैकेट में लिख लो, कोकोनट मीट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट नीट का ये एक फैक्ट है, कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड कोकोनट कर्नल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। याद रहेगा, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। फ्री न्यूक्लिएटेड स्टेज के एग्जांपल कोकोनट का वाटर, और जो वो मीट व्हाइट व्हाइट है वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। याद रहेगा। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में इस एंडोस्पर्म के साथ होता क्या है। तो हेडिंग डालिए, फेट ऑफ एंडोस्पर्म, फेट ऑफ एंडोस्पर्म, फेट ऑफ एंडोस्पर्म। 2 फेट है भाई हमारे एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म फेट।
इसके साथ आगे चल के क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं। क्या करता है एंडोस्पर्म, बताओ काम क्या है इसका? न्यूट्रॉन्स देता है उसको, जाइगोट को। हाँ, हमारे जाइगोट को एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो दो इसके वो हो सकते हैं फेट, कंप्लीटली कंज्यूम, खाना या तो पूरा खा लिया गया, थोड़ा सा बच गया, या तो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, या तो परसिस्ट इन मैच्योर सेल, परसिस्ट इन मैच्योर सीड। देखिए, अगर ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे ये खाना पूरी तरीके से एम्ब्रियो ने खा लिया तो ये खत्म हो जाएगा, और कुछ खाना बच गया तो ये आगे चल के सीड बनेगा। तो सीड में हमको दिखने को मिलेगा इसके कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कंप्लीटली कंज्यूम में लिखिए, इसमें होगा यूज्ड बाय एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन। जब सिनगैमी के बाद हमारा जो एम्ब्रियो बना है, जब ये आगे चल के सीड में बनेगा ना, फ्यूजन के बाद सीड ही तो बनती है, सीड से ही तो पेड़ उगता है। तो ये बनने के टाइम पूरा का पूरा अगर ये खाना खा लिया गया उस पेड़ के द्वारा, उस एम्ब्रियो के द्वारा, तो क्या कहलाएगा वो? कंप्लीटली कंज्यूम। एग्जाम्पल लिखिए इसका, या कंप्लीटली कंज्यूम किसमें होता है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पी में हमको मिलता है कंप्लीटली कंज्यूम हुआ। ग्राउंड नट में, इस चैप्टर के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड नट में, बीन्स में ये कंप्लीटली क्या हो जाता है? कंज्यूम, ठीक है। अब परसिस्टेंट में आएगा रिमेन स्टोर्ड इन मैच्योर सीड, रिमेन स्टोर्ड इन मैच्योर सीड में ये रह जाता है। एग्जाम्पल इसका है कैस्टर हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, कैस्टर, राइस, मेज, व्हीट, ये सब एग्जाम्पल है जिसमें एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? रह जाता है सीड में। तो इनको हम क्या कहते हैं? इन सीड्स को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो ये है हमारी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और ये है एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा है, जैसे पी, जैसे कि मेज, पर जिनमें एंडोस्पर्म बच गया है वो क्या है? हमारी एंडोस्पर्मिक सीड। समझ में आया दोनों का सीड? देखो, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो हमारा एम्ब्रियो बनेगा, आगे चल के सीड बनेगा, और एक हमारा क्या बना रहा है? उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेसेंटा नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे ह्यूमंस में सपोर्टिव ऑर्गन रहता है वैसे ही। तो ये एंडोस्पर्म खाने पीने का ध्यान रखेगा उस ग्रोइंग एम्ब्रियो का, है ना। अगर पूरी तरीके से उस दौरान में उसने खाना खा लिया तो ये हमारा क्या बनाएगा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। पर अगर थोड़ा बहुत खाना बच गया तो वो बनाएगा एंडोस्पर्मिक सीड। आपको एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। ये हमारा कहाँ तक हो गया आज? ये मुझे आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन, ये ग्लोबल एम्ब्रियो, हार्ट शेप्स, ये बताना है मुझे। इंस्टेड हमने ये पहले पढ़ लिया एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो के बारे में, हाँ एम्ब्रियो कल पढ़ेंगे हम, है ना। एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया, एम्ब्रियो में क्या क्या होता है ये कल पढ़ेंगे। इसके बाद ये सीड्स, ये दो तरीके की सीड, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स के बारे में कल पढ़ेंगे। फिर हमारा एक्चुअल में सिर्फ सीड बचा है, एनेफोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो। चलिए, आप ये बाकी जो मैंने पढ़ा दिया इसका एक बार रीडिंग कर लेना आप लोग, अभी टाइम है 15-20 मिनट बाद आपकी क्लास लगेगी, और ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली में कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, मैं वो पढ़ा देती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए।